आज मैं मिट्टी के बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मिट्टी है, हमारे लिए या सभी जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस टॉपिक पर कुछ विचार-विमर्श करूँगा और मैं आज मिट्टी के बारे में आपके सामने कुछ जानकारी रखने जा रहा हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और मैं इसी तरह वीडियो और आगे भी बनाता रहूँगा। ये आपके लिए तो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए इससे कुछ मदद हो सकती है। तो चलिए आज मैं चलता हूँ इस टॉपिक पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी आखिर है क्या? मृदा कहलाती क्या है? तो ये जो मृदा है, ये ज़मीन पर पाए जाने वाले कण हैं, जो चट्टानों से बनते हैं, चट्टानों के टूटने से बनते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण चट्टानें में दरार उत्पन्न हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं और वे वातावरण को झेलते हुए ये उनमें कमज़ोर परत जो है पत्थर के, वो टुकड़े-टुकड़े में बँट जाते हैं और उनके जो कण हैं घिस-घिस कर महीन हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि ज़मीन पर दानेदार कणों वाली जो पतली परत है, वही मिट्टी है। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैसों और जीव-जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। तो मिट्टी में अलग-अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार के आपको मिट्टी 5 लगभग है और इसमें अलग-अलग प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। तो पहला है क्ले, जिसको बोलते हैं चिकने कण वाले मिट्टी। दूसरा है सिल्ट, जिसको हिंदी में गाद बोलते हैं। इसकी यह जो है क्ले सॉइल से अलग होते हैं। तीसरा है सैंडी सॉइल, जिसको बलुआ मिट्टी बोलते हैं, इसके कण बड़े होते हैं। और चौथा है ग्रेवल, जिसको बोलते हैं बजरी। तो कणों के आकार से इनका क्रम इस प्रकार है। सबसे छोटे कण होते हैं मृत्तिका यानी कि क्ले सॉइल, सबसे छोटे कण पाए जाते हैं। इससे बड़े कण होते हैं सिल्ट, जिसको गाद बोलते हैं। इससे बड़े कण होते हैं सैंडी सॉइल में और सबसे बड़े सेल होते हैं, सबसे बड़े सॉइल हैं कणों के सॉइल जो हैं, वो होते हैं ग्रेवल। तो ये साइज के आधार पर मिट्टी को बढ़ते उनके साइज के आधार पर कणों के बढ़ते क्रम में उसको सजाया गया है। तो जिस कण का आकार जितना छोटा है दोस्तों, उतना पानी सोखने की क्षमता रखता है। जैसे कि यहाँ क्ले सोइल, जिसके आकार बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें पानी सोखने की क्षमता भी अधिक होती है और सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता क्ले सोइल में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ह्यूमस अगला पॉइंट है। तो ह्यूमस जानते हैं कि यह पृथ्वी के यानी मिट्टी पर पाए जाने वाले सबसे ऊपरी लेयर है। गाढ़े भूरे रंग के जो काले रंग के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वही ह्यूमस कहलाते हैं। ये पेड़ पौधे पत्तों और सूक्ष्म जीवों के सड़ने से अब या डिकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं अपघटन से जो पदार्थ बनता है, कार्बनिक पदार्थ, उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। यह भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करती है, जिससे कि मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। और जब नमी बरकरार रहती है तो इससे होता है यह है कि वो मिट्टी उपजाऊ होती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क मिट्टी, छठा है लवणीय मिट्टी, सातवां है पीटमय मिट्टी और आठवां है वन मिट्टी। अब हम बारी बारी से ये जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी किसे बोलते हैं, जिसे एलुवियल सोइल बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सोइल
इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में बालू यानी कि सैंड की मात्रा 40% और क्ले सॉइल की मात्रा होती है 40% और सिल्ट की मात्रा होती है 20%। यानी कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है यानी कि दोमट मिट्टी जिसे बोलते हैं, ये 3 मिट्टी को मिलाकर बनते हैं। पहला है सैंडी सॉइल जिसका 40% होता है मात्रा। दूसरा है मृत्तिका सॉइल जिसका वैल्यू होता है 40%। और तीसरा है सिल्ट जिसको गाद बोलते हैं, यह 20% पाया जाता है। तो यह तो भारत के मैप में जो यहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाया हुआ है, उस एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। यह भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किसान को इस मिट्टी में ज़्यादा उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। वही ह्यूमस जो हम आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया था। ह्यूमस जो है पेड़ पौधे, मृत जीवों के शरीर एवं अवशेषों से अपघटन यानी कि डिकम्पोजर से बनता है। ये मिट्टी धान यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। यानी कि इसके साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल सब्जियां की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहला है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर बोलते हैं। दूसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर बोलते हैं। खादर क्या है यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। मतलब कि जो भी नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं, मिट्टी जो पाई जाती है नदी के किनारे, वहाँ हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण जो खादर है यानी कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है, जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। कहने का मतलब यह जो मिट्टी है खादर, जिसको नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, यह अधिक उपजाऊ होती है और यह नदी के किनारे जिस इलाका में नदी है उसके किनारे यह मिट्टी आसानी से आपको देखने को मिल सकती है। फिर दूसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर बोलते हैं। मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। मतलब कि नदी के जो निकट में है वो तो खादर है, लेकिन नदी से दूर जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है और वहाँ नदी के बहाव से नए जलोढ़ मिट्टी की नई परत नहीं चढ़ पाती है, जिससे कि वो पुरानी रहती है और पुराना होने के कारण उसमें उर्वरकता भी कम होती है। इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, काली मिट्टी के बारे में जानेंगे कि काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप ये पॉइंट में देख रहे हैं यहाँ ऊपर में, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या लावा मिट्टी, इन सब नामों से काली मिट्टी को जाना जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो मलबा निकलता है वो चट्टानों में बदल जाता है ठंडा होकर, वो लावा।
और तब इन बेसाल्ट लावे के चट्टानों के अपक्षय मतलब कि अब जब ये ज्वालामुखी से अंदर से जो निकला लावा है, जब वह ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण फिर यह टूट फूट जाता है। धीरे धीरे यह पत्थर जो है टूटने लगता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह काली मिट्टी जो है ज्वालामुखी से ही उत्पन्न हुई है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे उससे जो मैग्मा बाहर निकलता है, तो वही मैग्मा ठंडा होकर बेसाल्ट लावे की चट्टानें बन जाता है। और यह जो ठंडा होकर जो बेसाल्ट लावा की चट्टानें हैं, यही टूट टूट कर महीन हो जाता है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी आप देख रहे हैं कि भारत के जिस जो एरिया है जहाँ पर काले काले रंग का आकार दिया गया है, उस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृत्तिका यानी कि क्ले से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इनमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस यानी कि जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो अभी आपने पहले ही समझ लीजिए कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान क्या है। तो देखिए, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर जो मैग्मा निकलता है, जिसे हम बोलते हैं बहती हुई एक आग की नदी, वही मैग्मा जो एकदम लाल रहती है निकलती है बाहर और वह बहती है नदी के जैसा लगता है कि मैग्मा का नदी बह रही है। वही ठंडा होकर आग्नेय चट्टान में बदल जाती है। अब वह आग्नेय चट्टान टूटता है और वह अवसादी चट्टान बदल जाता है। और वह अवसादी चट्टान जो है कायांतरिक चट्टान में बदल जाता है। लाल और पीली मिट्टी, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरिक सेलों से टूट फूट से हुआ है। कायांतरिक सेल, अभी जैसे हमने आपको बताया कि इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड। यह प्रमुख रूप से पाई जाती है इन राज्यों में। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर ये पीले और लाल से रंग की आकृति जो दिखाई दे रही है इंडिया में, इन क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। जब यह मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जल योजित अवस्था में, यह पीली दिखाई पड़ती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसलिए ये बजरे की खेती के लिए जो बाजरा लगाते हैं उसके लिए बहुत उपयुक्त होती है इसमें यह मिट्टी।
ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब अगला है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी, इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा कि निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड कलर का जो आकृति दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उन क्षेत्रों में। लेटराइट मिट्टी प्रायः कम उर्वरता वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का उपयोग कर इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत फायदेमंद है। केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी, जिसे सलाइन सॉइल भी बोलते हैं। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क जलवायु, जिसे एरिड क्लाइमेट के कारण बढ़ती है। यानी कि मिट्टी में नमक की मात्रा अपवाह तंत्र और जलवायु के कारण बढ़ती है। शुष्क जलवायु, जिसे एरिड क्लाइमेट कहते हैं, शुष्क जलवायु का मतलब यह है कि उस क्षेत्र है शुष्क जलवायु वह क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ साल भर में 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि ऐसा इलाका जहाँ वर्षा कम पाई जाती है, वहाँ शुष्क जलवायु में रहती है। लवणीय मिट्टी को रेह ऊसर कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। जहाँ आप मैप में, इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि जो रेड कलर से आकृति है, उन क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी अधिक पाई जाती है। शुष्क मृदा, जिसे एरिड सॉइल बोलते हैं, इस मृदा का रंग लाल होता है। ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्राकृतिक में लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की भी कमी होती है इस मिट्टी में। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। आप इंडिया में देख सकते हैं शुष्क मृदा, जो भूरे रंग के दिखाई दे रही है, डिनोट किया हुआ है भूरे रंग से। फिर है पर्वतीय मृदा। तो जैसा आप जानते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पहाड़ों पर ही पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की अधिक मात्रा होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी, कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती भी होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती की जाती है।
आप जो ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है इंडिया में, इंडिया के मैप में, वो जगह पर्वतीय मृदा पाई जाती है और इन जगहों में चाय और गरम मसाले की खेती अधिक की जाती है। नेक्स्ट है पीटमय मृदा। इसे दलदलीय मिट्टी यानी कि जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। इसी कारण इसे जैव मृदा कहा जाता है। तो इंडिया के मैप में जहाँ ब्लू कलर का डिनोट किया हुआ है आकृति, वो इलाका में पीटमय मृदा यानी कि दलदलीय मिट्टी यानी कि जैव मिट्टी पाई जाती है। तो देश में मिट्टी का विस्तार का क्रम, तो जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत में, जबकि लाल और पीली मिट्टी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और लेटेराइट मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी क्या है? तो अब जानते हैं कि पीएच मान ये बताता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। मिट्टी में अम्लीय और क्षारीय के पता पीएच वैल्यू से लगाई जाती है। सामान्य भूमि का जो पीएच मान होता है लगभग 6 से 7 तक होता है और सामान्य फसलें इसी पीएच वैल्यू में उगाई जाती है। अम्लीय मिट्टी में पीएच वैल्यू जो है 7.2 से कम होता है। यानी कि अगर जब मिट्टी के पीएच वैल्यू 7.2 से कम है तो वो मिट्टी अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 से अधिक है, 7.2 से जब पीएच वैल्यू अधिक है तो वे मिट्टी क्षारीय होती है। क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। यानी कि जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा और जिस मिट्टी में पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्षारीय होगा। तो फसलों के लिए अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी ठीक नहीं होती है। तो मिट्टी में अम्लीय मिट्टी को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। जब मिट्टी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब चूने का उपयोग किया जाता है मिट्टी में। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है और जब पानी का निकास अच्छा हो इसलिए पर्वतीय ढलानों पर इसे उगाया जाता है। क्षारीय मिट्टी में क्षारीयता का मात्रा को कम करने के लिए यानी कि मिट्टी में क्षारीय मात्रा को कम करना है तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा क्षेत्र यूपी उत्तर प्रदेश में है। अब है दोस्तों नेक्स्ट कि मृदा अपरदन क्या है, जो कि यह बहुत बड़ी समस्या है। मृदा अपरदन हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए ये संकट का एक तरह का सुझाव दे रहा है। मृदा अपरदन से जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाती है जिससे कि फसल अच्छे ढंग से नहीं उग पाते हैं।
मिट्टी की प्रमुख समस्याओं में से यह मृदा अपरदन एक है। मृदा क्षेत्र में वनस्पतियों नहीं होने के कारण प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित हो टूट-टूट कर बहती जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या-क्या हैं? तो तीव्र मूसलाधार बारिश, तेज बारिश से मिट्टी बह जाती है। वनों की कटाई से, झूम खेती से, तीव्र वायु का चलना भी और अवैज्ञानिक कृषि करना जैसे कि अत्यधिक सिंचाई या खाद का उपयोग कर देना भी, खुदाई या सड़क निर्माण या बांध निर्माण से भी। तो इन सब कारणों से मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन के क्या-क्या प्रकार हैं? तो पहला है असफाल अपरदन, दूसरा है परत अपरदन, तीसरा है रील अपरदन, चौथा है अवनालिका अपरदन। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर के जरिए मैं आपको मृदा अपरदन के प्रकार को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला है असफाल अपरदन। इसमें होता क्या है कि जब वर्षा के बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती है तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं। इसे ही असफाल अपरदन कहा जाता है। मतलब जब शुरुआत में वर्षा होती है तो ऊपर की जो मिट्टी है वो महीन मिट्टी वो बहने लगती है। दूसरा है परत अपरदन। मिट्टी की ऊपरी परत के अपरदन को परत अपरदन कहते हैं। ये अपरदन समतल भूमि पर जब भूमि समतल हो और तेज बारिश हो, तेज वर्षा होती है तो इसमें मृदा का दिखना आसानी से नहीं दिखाई पड़ता। मतलब कि यह अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता पर यह बहुत हानिकारक होता है क्योंकि मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत हट जाती है। तीसरा है रील अपरदन। मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत को हटाना और कठोर मृदा में नालियों का बनना रील अपरदन कहलाता है। धीरे धीरे मिट्टी जो है वो बहते बहते गड्ढे में बदलना शुरू हो जाते हैं। और चौथा है अवनालिका अपरदन। जब सतही जल की मात्रा बढ़ती जाती है, ढलानों पर जल का वेग भी बढ़ जाता है जिसके कारण धाराएं चौड़ी होकर अवनालिकाओं में बदल जाती है और आगे जाकर अवनालिकाएं बड़े बड़े खड्डों में परिवर्तित हो जाती है जो 50 से 100 फीट तक गहरे भी हो जाते हैं। तो अवनालिका अपरदन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रखिएगा चंबल घाटी क्षेत्र में खंडों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं होती है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। तो अभी आपने जो नीचे फोटो देख रहे हैं ये मृदा अपरदन की क्या क्या नुकसान कैसे किस प्रकार होती है उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के जो मुरैना जिले हैं, चंबल और अन्य नदियों के अवनालिका अपरदन के कारण भूमि बंजर हो गई है। मृदा संरक्षण क्या है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो भारत में मृदा अपरदन को कुछ प्रमुख उपाय द्वारा कम किया जा सकता है। पहला है वृक्षारोपण करके यानी पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध का निर्माण करके। तीसरा है पशु चारण को नियंत्रित करके। चौथा है फसलों की अदला बदली कर उन्हें उगाने से। और पांचवा है झूम कृषि को नियंत्रित करना यानी रोकना। इन सब चीज़ों के कारण मृदा संरक्षण यानी कि सोइल को बचाया जा सकता है। मृदा संरक्षण बहुत उपयोगी है क्योंकि यह हमारे उपजाऊ मिट्टी को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे किस्म के पेड़ पौधे साग सब्जियाँ उगाई जा सके। कुछ दलहनी फसलें भी हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती है जैसे चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर
उड़द, इन फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है। हमें अपने खेतों में जब फसल लगाते हैं या लगाए जाते हैं, उन्हें बदल बदल कर लगाना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बनी रहे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के कारण मिट्टी में उर्वरकता बनी रहती है, जिससे पेड़ पौधे आसानी से खनिज लवण अवशोषित कर तेजी के साथ बढ़ पाते हैं। तो प्राकृतिक में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% है और ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपर 4% है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 0.3% होते हैं हवा में लगभग में। तो इस तरह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वातावरण में सभी हवाओं तथा गैसों का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं ये पेड़ पौधे। तो दोस्तों, अब मेरा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है और आप कमेंट करके बताइएगा, इससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं और खुद से भी इसको क्वेश्चन को बनाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।